हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। जो अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम देखेंगे कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दो देशों का एक तरीके से जन्म होता है डिवाइडेशन के बाद। और उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मतभेद थे वो लगातार कंटिन्यूअस बरकरार रहे थे। अगर हम देखें इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात तो उसमें हम देखेंगे कि 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वार होता है जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हार जाता है। 1971 में भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक वार होता है और उसमें बांग्लादेश को एक तरीके से इंडिया ने लिबरेट कर दिया, मतलब बांग्लादेश स्वतंत्र हो जाता है। ईस्ट पाकिस्तान एक तरीके से स्वतंत्र हो जाता है। अब केवल वेस्ट पाकिस्तान ही बचता है पाकिस्तान के पास। जब ये पराजय सुनिश्चित हो जाती है पाकिस्तान की तो उस समय वहाँ के प्रीमियर जो होते हैं मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो एक तरीके से 1965 वार के बाद ये कसम खाते हैं कि हम पाकिस्तान घास की रोटी खाएगा लेकिन एटॉमिक वेपन बना के रहेगा। इन सब चीज़ों के सीक्वेंस में ऑलरेडी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की स्थापना 1956 में हो चुकी होती है और 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के द्वारा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन मुनीर अहमद खान को बनाया जाता है। मुनीर अहमद खान एक तरीके से पाकिस्तान प्रीमियर को एक तरीके से प्रॉमिस करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए एटॉमिक वेपन बना के देंगे और ये एक तरीके से डिटरेंट के लिए भी एक तरीके से पाकिस्तानी वेपन इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन मुनीर अहमद खान ने जितना टाइम लिमिट दिया था उससे ज़्यादा टाइम हो गया, उसके बाद भी परमाणु बम नहीं बना पाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वियना में कैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, उसमें कैसे मुनीर अहमद खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुलाकात होती है और परमाणु बम बनाने पे कैसे बातचीत होती है। मुनीर अहमद खान के असफल हो जाने के बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बागडोर जो होती है वो अब्दुल कादिर खान को दी जाती है। अगर हम अब्दुल कादिर खान की बैकग्राउंड और हिस्ट्री की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि अब्दुल कादिर खान एक मेटलर्जिस्ट थे और वो नीदरलैंड की राजधानी आम्स्टरडम में एक लेबोरेटरी में काम करते थे। वो लेबोरेटरी जनरली यूरेनियम इन्रिचमेंट की लेबोरेटरी होती है जिसमें सेंट्रीफ्यूज पे काम होता है। अगर यूरेनियम इन्रिचमेंट किसी भी देश को करना है तो उसको सेंट्रीफ्यूज लगाना पड़ता है। तो उस लेबोरेटरी में अब्दुल कादिर खान एक तरीके से काम करते हैं और एक जब उनके पास सारी वहाँ की टेक्नोलॉजी पता हो चल जाती है न्यूक्लियर इन्रिचमेंट की, तो वहाँ से वो बीमारी का बहाना करके पाकिस्तान लौट आते हैं और पाकिस्तान के हेड ने उनको पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का अध्यक्ष बना दिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि उन्होंने अपना जो काम किया वो पाकिस्तान में अगर हम देखें तो उसमें निलोर, कोहूटा और चासमा न्यूक्लियर रिएक्टर पे एक तरीके से काम चल रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मुनीर अहमद खान के असफल हो जाने के बाद अब्दुल कादिर खान ने एक जो गेम प्लान किया था वो बहुत अच्छे तरीके से किया था और उसमें कैसे पाकिस्तान को एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन को ऑब्टेन करने में एक तरीके से सफलता हाथ लगी। हम इसी कड़ी में हम देखते हैं कि 1974 में बुद्धाइज स्माइलिंग नाम से इंडिया ने राजस्थान के पोखरण में एटॉमिक विस्फोट किया था, परमाणु परीक्षण किया था। इससे पाकिस्तान के लोगों में एक भय व्याप्त हो गया कि इंडिया अगर न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो जाएगा तो पाकिस्तान का वजूद कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अब्दुल कादिर खान ने कमाल संभाल ली पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियर इन्रिचमेंट की टेक्नोलॉजी के सहारे अब्दुल कादिर खान ने पाकिस्तान का परमाणु बम तैयार किया। इंडिया ने 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से राजस्थान के पोखरण में फिर परमाणु विस्फोट किया। ये विस्फोट परमाणु बम और थर्मोन्यूक्लियर डिवाइसेस का था। उसी साल पाकिस्तान ने भी चगई हिल्स पे चगई 1 और चगई 2 नाम से एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया। अगर हम सिपरी की रिपोर्ट की बात करें तो सिपरी की रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास जो भी एटॉमिक वेपन है वो टैक्टिकल टाइप के न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान के पास 100 से ज़्यादा परमाणु बम इस समय हैं। अब हम देखते हैं कि अब्दुल कादिर खान का जो कैरियर रहा है वो बहुत ही विवादास्पद रहा है। अब्दुल कादिर खान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है लीबिया को बेच दी थी, नॉर्थ कोरिया को बेच दी थी और ईरान को बेच दिया था। एक तरीके से उन्होंने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को बढ़ावा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान में ही अमेरिका के इशारे पे नज़रबंद कर दिया जाता है और उनको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। अगर हम पाकिस्तान के मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने चाइना की बहुत ज़्यादा हेल्प ली है अपने मिसाइल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। और उसमें हम देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन
एक तरीके से अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाते हुए मिसाइल डेवलपमेंट का कार्य भी जारी रखा। अगर हम बात करें कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी की, तो पाकिस्तान कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी मेंबर नहीं है। लेकिन चाइना पाकिस्तान के फेवर में हमेशा कहता रहता है कि इंडिया भी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है, लेकिन अमेरिका ने इसको एक तरीके से वेवर दे रखा है इंडिया को। और इंडिया के साथ अमेरिका, फ्रांस, कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नामीबिया ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप पे यूरेनियम सप्लाई करने के लिए एक सिग्नेटरी के तौर पे साइन किया है। तो उसको इंडिया को एक जो छूट मिली है ये पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए, ये चाइना का कहना है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये उठ रही है कि पाकिस्तान का जो बैकग्राउंड और उसका जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम इंडिया के कंटेस्ट की बात करें तो इंडिया ये मानता है कि इंडिया पहले परमाणु बम का इस्तेमाल किसी भी देश पे नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन पे, चाहे वो न्यूक्लियर स्टेट हो या फिर न्यूक्लियर स्टेट ना हो। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ये हमेशा से कहता रहा है कि वो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी को नहीं मानता है। अगर उसके सॉवरेनिटी पे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। सो इन सब रीजन से अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में केवल पाकिस्तान ही ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। लेकिन वो एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट और जो सिक्योरिटी एजेंसी है दुनिया की, वो समझती हैं कि पाकिस्तान के पास भले ही ये न्यूक्लियर वेपन है लेकिन ये सुरक्षित हाथों में नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में हम अक्सर देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट का शासन होगा या मिलिट्री का होगा, वहाँ डिक्टेटरशिप कभी चलने लगता है, कभी सिविलियन गवर्नमेंट चलने लगती है। मतलब डिस्टेबिलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा वहाँ पे फोकस रहता है। अगर हम फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी की बात करें तो फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी का भी मेंबर पाकिस्तान नहीं है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी नहीं है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भी पाकिस्तान ने साइन नहीं किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जब इंडिया साइन करेगा तभी इस्लामाबाद न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी पे साइन करेगा। एनपीटी के प्रोविज़न भी ये कहते हैं कि जो भी देश 1967 के पहले एटॉमिक विस्फोट किए थे उन्हीं को केवल एटॉमिक वेपन स्टेट माना जाएगा। और अगर इसके प्रोविज़न की बात करें तो इनके प्रोविज़न के हिसाब से इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल, ये सब देश एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन के लिए लेजिटिमेट देश नहीं है। इनको इलेजिटिमेट देश माना जाएगा न्यूक्लियर वेपन को अपने पास रखने के लिए। अब हम पाकिस्तान की बात करें तो हम पाकिस्तान की डिस्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कैसे चाशमा में जब न्यूक्लियर विस्फोट हुआ, चाशमा में न्यूक्लियर विस्फोट हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर की इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस से, और उसको चगई में ले जाकर जब विस्फोट किया गया तो उसमें पाकिस्तान की जनता बहुत खुश हुई। उन्होंने ये माना कि इंडिया के लिहाज से हमें एक डिफरेंस मिल गया है। अगर बाय द वे हमारे इंटीग्रिटी, यूनिटी और सॉवरेनिटी पे कोई भी क्वेश्चन मार्क आता है तो हम अपने टैक्टिकल एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ कर सकते हैं। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।